हो इकबाल के शाहीनों। सब ठीक हो? मज़े में? मैं कैसा? मैं बस ठीक हूँ। उस वक्त है गुजर रहा है। सेकंड सीजियम सेकंड्स में, और सेकंड्स मिनटों में, घंटे घंटों में, और घंटे सुबह शाम में, और सुबह शाम दिनों में, और दिन हफ्तों में, और हफ्ते महीनों में, और यूं महीनों महीने सालों में, और साल जो है वो शायद अगले सदी में हम ना रहे, तो सदियों का मैं कुछ नहीं कह सकता। शेर सुनाओ। अच्छा, वो कहते हैं ना कि किसी किसी ने मुझसे पूछा कि कैसे हो, तो उसका जवाब ये है कि सांस लेना कोई दलील तो नहीं। सांस लेना कोई दलील तो नहीं। मैं नहीं मानता कि जिंदा हूं मैं। तो बस समझ ले। अच्छा। और हाँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी ऐसे, आप लोगों से। चले, वो जरूरी बात है तो सब बच्चे आ जाए तो फिर मैं फिर जो है ना डिस्कस करूँ। अच्छा। क्या कहते हैं उसे? بيستلم ذكي يا اخي، ليش انت ده كازونا رنا تختي او بالك مشاري شو مدنا يا اخي. मेरे साथ मेरा टेबल पे पेस्टल पड़ा हुआ है, और आज दो तीन मारने का मेरा जो है ना इरादा है। क्या करूँ, ऑनलाइन में हूँ। ऑनलाइन से मैं मार नहीं सकता, सामने होते दो तीन को उड़ाता मैं। अब मैं नहीं जानता कि वो दो तीन बंदे कौन है, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा वो बात। शुरू करते हैं, बस एक मिनट तक वेट करते हैं। बच्चों के लेक्चर था, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर एक लेक्चर दो तीन मिनट तक लेट करें, हम थके हुए हैं, हमारा लेक्चर था। तो मेरे ख्याल से सुबह से अब लोगों के दो लेक्चर्स हो चुके हैं ना, तो अब तीसरा है, तो जरा जरा थके थके हारे हारे। अच्छा। नहीं, आपका दो लेक्चर्स नहीं हुए? अच्छा हाँ, दो लेक्चर्स हो चुके हैं ना, ये तीसरा है। अच्छा, मतलब कुछ लोगों के दो हुए, कुछ लोगों के एक हुआ है। अच्छा, कुछ का सेकंड है। ओके। ठीक है। अरे का दरवाजा बंद किया तुम मशहूर राजी। ओके। चलिए हम करते हैं शुरू अपना लेक्चर। टॉपिक्स में साथ साथ पढ़ाता हूँ, मैं खिलाफत मूवमेंट पढ़ाऊंगा आज, और फिर आगे साथ साथ बताता रहूंगा कि कौन से पढ़ाने हैं, सही पर।
ठीक है, लेकिन शुरू में खिलाफत मूवमेंट से करता हूँ। पहला लेक्चर मेरा खिलाफत मूवमेंट का होगा, लखनऊ पैक्ट, इसके बाद खिलाफत मूवमेंट के बाद लखनऊ पैक्ट। ठीक है, बस वो जरा मैं ऊपर नीचे चीजों को करूंगा, ठीक है, जैसे मुझे ठीक लगता है। तो करते हैं शुरू। क्लास मंच कैसे लगा डिस्टर्बेंस क्रिएट की पसंद तो एकेडमिक के ना क्लास वाला लगा سيشيل الترازي الانسان يقدرش يديسترب इंसान को ज्यादा क्लास लगा डिस्टर्ब كله से लगा तो Mas था पेशा से 3 घंटे क्लास नहीं था। हाँ, 10 घंटे हमारा लेक्चर ही कॉन्टिन्यूअस। बस मार But game का the sigh of relief of it. Mas पर घंटे शिव ही already। ओके। सो आज का हमारा लेक्चर है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, जरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आएंगे हम खिलाफत मूवमेंट की तरफ। ठीक है, किसका बैकग्राउंड क्या था। आपको पता है कि दुनिया में दो बड़ी जंगें अजीम हुई है, 2 वर्ल्ड वार्स हो चुके हैं दुनिया में। जो पहला वर्ल्ड वार था वो भाई हुआ था 1914 को। ठीक है, ये जो वर्ल्ड वार हुआ था ये दो बड़े पावर्स के बीच हुआ था। एक को बोलते हैं सेंट्रल पावर्स, और दूसरे को बोला जाता है एलाइड पावर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ। ठीक है, सेंट्रल पावर्स में कौन थे। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी। कौन कौन थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, एक ही मुल्क था। और तीसरा उसमें था ऑटोमन एम्पायर। दूसरे साइड से एलाइड जो पावर्स थे उनमें भाई फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था। ठीक है, और फिर बाद में इनमें रशिया, इटली, जापान, यूएसए, इटली, जापान, यूएसए वगैरह ने एंट्री मारी। अब इन दोनों के बीच हो गई वर्ल्ड वार फर्स्ट, जिसके नतीजे में जो सेंट्रल पावर्स को हुआ शिकस्त, उनको हुआ डिफीट। सेंट्रल पावर्स को क्या हुआ, डिफीट। ठीक है, जब डिफीट हुआ, आपको पता है कि हर जंग के बाद, हर लड़ाई के बाद जब सीज फायर होती है तो कुछ कंडीशंस रखे जाते हैं, कुछ ट्रिटीज होते हैं। अब दुनिया की जंगे, जितने भी जंगे उठा ले, जंग के एंड पे कुछ ट्रिटीज होते हैं। ठीक है, उसमें फिर शराइत रखे जाते हैं कि ये इन शर्तों पे हमने एक दूसरे के साथ सुलह कर ली। ठीक है,
तो हुआ ये कि इस जंग के एंड पे सेंट्रल पावर्स को शिकस्त हुआ था, और सेंट्रल पावर्स में जो ऑटोमन एम्पायर था, मेन हमारा इसके साथ काम है, ऑटोमन एम्पायर के साथ, ऑटोमन एम्पायर को भी शिकस्त हुआ था। ठीक है। अब ये हुआ कि लड़ाई के एंड पे एक ट्रीटी पास की गई। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सर्व्स। ठीक है। ये ट्रीटी हो गई लड़ाई के एंड में। अब इस ट्रीटी का के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन पॉइंट्स क्या थे? इसके दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे, दो बड़े इनके एजेंडा थे इस ट्रीटी के अंदर। सबसे पहला उन्होंने ये बोला कि हम ऑटोमन एम्पायर को एबोलिश करेंगे। एबोलिश्ड विल एबोलिश ऑटोमन एम्पायर, कि ऑटोमन एम्पायर को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। दूसरा कि ऑटोमन एम्पायर जो है ना, वो क्या करेगा, उनकी जितनी भी कॉलोनीज है, कहाँ कहाँ पे, कहाँ पे, अरब में जितनी भी कॉलोनीज है ऑटोमन एम्पायर के, उसको छोड़ेगा। एशिया में इनकी जितनी कॉलोनीज है उसको छोड़ेगा। नॉर्थ अफ्रीका में इनके जितने भी कॉलोनीज है ऑटोमन एम्पायर के, वो छोड़ देंगे। ये दो ट्रीटी ऑफ सर्व्स में दो बड़ी बातें की गई। क्योंकि आपको पता है कि जो जंग हार जाता है तो भाई फिर उनको भुगतना पड़ता है जंग की। वो जो जितने भी उनके जितना भी जो उनको उनका क्या कहते हैं, उससे कसूरवार ठहराया जाता है, और फिर जो हार जाता है तो उनको शर्तें माननी पड़ती है। तो हो गया ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त। ऑटोमन बड़ा एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर वो एम्पायर है जो अर्तुगरुल ड्रामा में दिखाया गया है। इसमें अर्तुगरुल होता है, उसका एक बेटा होता है उस्मान। उस्मान को हम उस्मान बोलते हैं, अंग्रेज उसको अट्टुमन बोलते हैं, अट्टुमन। तो उस्मान एम्पायर असल में अट्टुमन एम्पायर, आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, कि वही एम्पायर। अच्छा, जब उन्होंने ट्रीटी की और उन्होंने ये बात वाज़ेह कर ली कि हम ऑटोमन एम्पायर को अब एबॉलिश करेंगे, पूरी दुनिया से रिएक्शंस आना शुरू हो गए, और हमारे सब कॉन्टिनेंट से भी रिएक्शन आ गया। हमारे सब कॉन्टिनेंट से क्या हुआ, रिएक्शन आया फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। और ये कब आया, ये 1919 में आया, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ। उसके बाद उन्होंने ट्रीटी की थी, और ट्रीटी के का रिएक्शन, उस रिएक्शन को बोलता है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, उस रिएक्शन को क्या बोलता है, खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, हम अब आगे इसको पढ़ेंगे। मैंने आपको जस्ट खिलाफत मूवमेंट तक आपको लेकर आना था, कि खिलाफत मूवमेंट तक हम मैं आपको ले आ सकूं। ठीक है ना। ये मैडम है ना, ये कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट पे है, आप इनको वो कर दे, इनको आने दे क्लास में। मैडम, यस सर। मैडम कुछ बच्चे वेट उसमें है, वेटिंग लिस्ट में है, उनको जरा आने दे क्लास सर में। एक्चुअली उनको रीनेम का बोला है लेकिन वो कर नहीं रहे थे, तो इस वजह से उनको वेटिंग सॉरी, रूम में क्या हुआ है, डाला। जरा दोबारा बोले, क्या हुआ है? मैं कह रही हूँ उनको रीनेम का बोला है लेकिन वो रीनेम नहीं कर रहे। एलएमएस आईडी और बैच नंबर नहीं साथ मेंशन कर रहे, तो इस अच्छा, वजह से उनको वेटिंग रूम में। बताता हूँ। इसमें ऐसा है ना कि कुछ बच्चे जो है ना वो 88 बैच के, कुछ 96 बैच के हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो कैंपस के हैं। ठीक है, जो यहाँ पे दोबारा जो है ना मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं, उन्होंने एलएमएस पे अपना वो क्या कहते हैं उसे, रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ओके उनको ये सर। बोलते हैं कि अपना जो उनका बैच है कैंपस वाला, उस बैच को मेंशन करके आ जाए।
ओके सर। ठीक है। तो अगर 96 और 88 के बच्चे नहीं है तो बाकी कैंपस के ही बच्चे हैं, आप उनको आने दें। जिन बच्चे पे आपका वो हो तो उनको मेंशन करें क्लास में ही। अगर वो आपको अपना बैच नंबर नहीं बताता या नहीं बताती तो फिर आप उसके बाद उसको उड़ा दें। ओके सर, श्योर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि ये उसमें दोबारा दोबारा फिर रिपीट नहीं कर सकता ये लेक्चर। और लेक्चर आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। चलिए ठीक है सर, मैं इनको अलग अलग से मैसेज कर देती हूँ। ओके थैंक यू सो ठीक मच। है। सैयदा मारिया बानो, मुझे एक बात बताए, या लाइबा शाह, जो आप लोग ये मैसेज में इधर लिखते हो, अपने नाम के साथ क्यों नहीं लिखते? मुझे ये आज तक बात समझ नहीं आई। मैसेज में लिख देते हो कि भाई अब लिखो ना सैयदा मारिया बानो, आगे 96 लिख लो। या लाइबा आप आगे, इतना बड़ा नाम लिखने की क्या जरूरत है? बस लिखो ना मारिया आगे 96, या लाइबा शाह आप आगे लिख ले 88। अक्ल आप लोगों में कब आएगी? मुझे समझ नहीं आती, इतने बड़े बड़े हो गए हो, आपको अपना नाम रीनेम करना नहीं आता। फिर बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, कुछ बच्चे उधर वेटिंग लिस्ट पे चले जाते हैं, कभी कुछ इधर आ जाते हैं, फिर मुझे भी क्लास लेने में मुझे डिस्टर्बेंस होती है। नाम के साथ आया करें ना, मैसेज करने की क्या जरूरत है यहाँ पे? यूजर नेम को अपडेट करें। जैसे कि अब्दुल बासित ने आगे क्या लिखा है? अब्दुल बासित ने लिखा है 096 अपने नाम के साथ, इस तरह कर लो। लाइबा शाह आप अपने आगे ना अपने नाम के साथ 96 लिखे या 88, जो आपका बैच है, बस सीधी सी बात, जो बाकी बच्चों ने किया है। यही तो मैम आपको कह रही है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग कब समझ आएगी, अकल किधर है आप लोग। एनी हाउ, यार जब एंटर आप होते हो ना, उसके बाद भी रीनेम का ऑप्शन आता है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि मैं डिजिटली बड़ा इलिटरेट बंदा हूँ। हमने तब अपनी ग्रेजुएशन की है जब ChatGPT का नाम भी सामने नहीं आया था। हमें ये चीजें करनी आती है, आप तो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हो। डिग्री तो सारी ChatGPT की आप लोगों की, और इसकी आपको समझ नहीं है। एग्जैक्टली वही 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपना चेंज कर देना। एनी हाउ, बस ठीक है। कोई मैसेज, किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए, किसी का भी। तो मैं लेक्चर के एंड में पूछूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए। खिलाफत मूवमेंट हमारा आज का टॉपिक है। बैकग्राउंड में पढ़ा रहा था कि पहली जंग अजीम शुरू हो गई 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उनमें दो बड़े पावर्स के बीच लड़ाई हो गई। एक को सेंट्रल पावर्स बोला जाता था, इनको एक दूसरे को इलाइट पावर्स। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर था। इलाइट पावर्स में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान और USA थे। जंग के एंड में शिकस्त हुआ सेंट्रल पावर्स को, मतलब ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हुआ। शिकस्त के बाद एक ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सर्स। ये ट्रीटी साइन हुई 1919 को, 1919 को। उनमें ये कहा गया कि ऑटोमन एम्पायर जो है ना, उनको खत्म किया जाएगा। और ऑटोमन एम्पायर के जितने भी कॉलोनीज हैं अरब में, एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, इन सबको लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे जो आज का सऊदी अरब है, ये भी ऑटोमन एम्पायर की कॉलोनी थी।
उनके हिस्से में था, ठीक है, वो लिया गया। अब जो है ना, इस ट्रिटी के रिस्पॉन्स में, रिएक्शन में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उस मूवमेंट को बोला जाता है खिलाफत मूवमेंट। अब गौर से सुने कि खिलाफत मूवमेंट क्या था। खिलाफत मूवमेंट भाई 1919 से लेकर 1990 से लेकर 1924 तक जारी रहा, ठीक है, ये जारी रहा। अच्छा, जौहर ब्रदर्स जो थे वो इसमें पेश पेश थे, उन्होंने शुरू किया था। साथ में गांधी एंड अब्दुल कलाम आजाद भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, इस खिलाफत मूवमेंट को, ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की पार्टी थी, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, इस मूवमेंट को। कांग्रेस की जो पार्टी थी, कांग्रेस की जो कांग्रेस था, उन्होंने समहाउ सपोर्ट किया, समहाउ, पूरा नहीं, समहाउ सपोर्ट किया। अब आप जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर, ऑटोमन एम्पायर के साथ हमारे सब कॉन्टिनेंट का क्या काम है? हमारा क्या काम बनता है भाई कि हम जाके भाई ऑटोमन एम्पायर पे हम रिएक्ट करें? पहला क्वेश्चन आपके जहन में ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन कि सर, चलो ठीक है, ऑटोमन एम्पायर मुसलमानों की एम्पायर था, मुसलमानों के दिल में सेंटिमेंट्स होते, चलो वो तो उठ गए उनके लिए। गांधी साहब क्या कर रहे थे? इसका क्या काम है? गांधी साहब का क्या काम? तो मैं सबका आंसर करता हूं, आपको सबका आंसर मिलेगा आराम आराम से। खिलाफत मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यहीं से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखिए। पहला ऑब्जेक्टिव भाई, प्रोटेक्ट होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में मुसलमानों के होली प्लेसेस थे, जैसे कि सऊदी अरब, मक्का मदीना। हम ये सोच रहे थे कि हमारे मक्का मदीना को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। और उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि भाई हम इनके कॉलोनीज लेंगे, उनके इलाके हम लेंगे। दूसरा, टू डिफेंड खलीफा, टू डिफेंड खलीफा। भाई जो खलीफा है हमारा ऑटोमन एम्पायर का, हम उसको डिफेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान ये समझते थे कि भाई हमारा जो डिफेंडर है, या जो हमारा, यूं समझ लो कि इमाम है, वो ऑटोमन एम्पायर में बैठा हुआ है। क्योंकि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन जो थी ना, वो ऑटोमन एम्पायर से रिफ्लेक्ट होती थी। तो मुसलमानों के अंदर सेंटिमेंट्स थे कि हम ऑटोमन एम्पायर को बचा ले, मुसलमानों की सुल्तनत को बचा ले, उसके खलीफा को बचा ले। और तीसरा, टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल sovereignty of Ottoman Empire, to protect the territorial sovereignty of Ottoman Empire, ठीक है। ये हमारे 3 मिशंस थे। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई जौहर ब्रदर्स जो मुसलमान थे, उन्होंने क्यों किया। क्योंकि मुसलमानों के वो हदीस है ना कि अगर किसी मुसलमान के को तकलीफ हो, तो उसका जो है ना मफहूम कुछ यूं है कि वो दूसरे को उनका फील होता है, और मुसलमान सारे आपस में बाई बाई, ठीक है। तो मुसलमानों की जो सुल्तनत थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे निकल गए मुसलमान, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के। इस मूवमेंट को असल में बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। समझ आ गई? अच्छा, अब इस मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने मूवमेंट शुरू किया। उसका नाम था नॉन कॉपरेशन
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम इसके जरिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि सर सब कॉन्टिनेंट में क्यों शुरू हुआ, यहां पे क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? भाई हम पे जो हुकूमत कर रहे थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। और जिन लोगों ने ट्रिटी साइन की थी, ट्रिटी ऑफ सर्व्स, उनमें पेश पेश ब्रिटिश था, जो ये चाहता था कि ऑटोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो हम, जो उनकी ब्रिटिश की कॉलोनी थे, तो हम ब्रिटिश को अपने इस प्रोटेस्ट के जरिए बताना चाहते थे कि जो आपने ट्रिटी साइन की है उस ट्रिटी को वापस ले लो। तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुसलमानों ने, सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने क्या किया? सबसे पहला, उन्होंने जो टाइटल्स दिए थे मुसलमानों को या ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट को लोगों को, उनको सरेंडर किया, ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया। क्या टाइटल? जिसको तमगा मिला हुआ होता है, जिसको क्या मिला हुआ होता है, जिसको सर का खिताब मिला हुआ होता है, तो सारे टाइटल्स उन्होंने वापस ब्रिटिश को दे दिए एज अ बाइकॉट, कि भाई आप लोग गलत कर रहे हैं हमारे मुसलमानों के साथ, सबको उस उधर ऑटोमन एम्पायर में। और उनके दरबार में जाना बंद कर दिया, रिफ्यूज टू अटेंड ऑफिशियल दरबार्स। पुराने जमाने में दरबार लगते थे, उधर जाना बंद कर दिया। दरबार कौन लगाता था? दरबार ब्रिटिशर लगाता था, क्योंकि ब्रिटिशर की यहाँ पे हुकूमत थी। बाइकाट फॉरेन गुड्स, जो माल ब्रिटिश से आता था सब कॉन्टिनेंट में, तो मुसलमानों ने या कुछ हिंदुओं ने, जिन्होंने मूवमेंट शुरू किया था, उनसे बाइकाट कर लिया, वो नहीं खरीदते थे। स्कूल और कॉलेज से भी बाइकाट कर दिया कि हम स्कूल कॉलेज भी नहीं जाएंगे। उसके अलावा भाई उन्होंने नौकरियों से रिजिग्नेशन कर ली, रिजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। और छठा भाई, सिविल डिसओबीडियंस शुरू किया। सिविल डिसओबीडियंस को किसको कहते हैं? टैक्स ना देने, मतलब सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने टैक्स देना छोड़ दिया। तो ये उन्होंने अपना रिएक्शन रिकॉर्ड किया। किसने? सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने, खिलाफत मूवमेंट के शेडो में। यहां तक सबको समझ आया? यहां तक किसी को मसला तो नहीं है? किसी को मसला हो मुझे मैसेज कर दे, शाबाश। अच्छा, नहीं है मसला, ओके, बस ठीक है, मैसेज ना करें। अब जरा लेक्चर बढ़ाने से पहले जी अली ना पूछे, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ, टाइम इतना नहीं है। आपको क्वेश्चन है तो पूछ ले शाबाश। एक मिनट जी, पूछे, क्या क्वेश्चन है? मैडम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। फर्स्ट Sir, एग्जाम, above all, first 2 points. अच्छा, टाइटल सरेंडर टू ब्रिटिश। जो ब्रिटिश की यहाँ पे हुकूमत थी ना सब कॉन्टिनेंट में, तो जितने भी टाइटल्स ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट के लोगों को दिए थे, जैसे कि टाइटल दिया जाता है आज पाकिस्तान में तमगा जुर्रत का, ठीक है, सिविल अवार्ड, इस तरह के अवार्ड जो उनको मिले थे, या सर का अवार्ड, उन्होंने वो सारे अवार्ड वापस कर दिए एज अ प्रोटेस्ट, कि अपने अवार्ड वापस ले लो। दूसरा, रिफ्यूज टू अटेंड ऑफिशियल दरबार। ऑफिशियल दरबार का मतलब ये कि ब्रिटिशर्स ऑफिशियल दरबार लगाते थे, ठीक है, लोगों के इश्यूज सुनने के लिए या बाकी चीजों के लिए, तो उन ऑफिशियल दरबार में जाना छोड़ दिया कि हम आपके ऑफिशियल दरबार में नहीं आएंगे। अब आई समझ? क्योंकि वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे थे ना अपना, ये अपना सर, एंगर इस, क्या? ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये खिलाफत मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हुआ था। हाँ ऑब्वियसली, ओके। खिलाफत मूवमेंट के शेडो में हुआ था ना। ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने रख लिए, ठीक है, और फिर उन्होंने उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए मूवमेंट शुरू कर दिया कि हम उसको वो कर दे, हम ब्रिटिशर्स को
इससे प्रेशराइज करें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्री पार्टीशन। क्या पढ़ा रहा हूं? प्री पार्टीशन। प्री पार्टीशन पढ़ा रहा हूं मैं। और प्री पार्टीशन जो है ना आप लोगों का, मैं जरा आपको जरा सिलेबस खोल के देता हूं। ये आपका सिलेबस प्री पार्टीशन का, ये पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है। यहां से लेकर मेरा पोर्शन जो है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ये मेरा पोर्शन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मेरा पोर्शन यही है, ठीक है। बाकी जो पोर्शन है ना, यहां से नीचे आप आते रहे यहां तक, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये मेरा पोर्शन नहीं है, ये बाकी टीचर्स का है। आपके पाकिस्तान अफेयर्स को मेरे ख्याल से 5 पोर्शंस पे डिवाइड किया गया और हर टीचर को अपना पोर्शन दिया गया। तो मेरा पोर्शन सिर्फ ये है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? इसको प्री पार्टीशन बोला जाता है। ये बात यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? बात मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आ गई? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप गौर से सुने। आपके क्लास में एक दो बंदे ने जाके सर को बोला है कि हमें जो सर फैसल पढ़ाते हैं तो वो करंट अफेयर्स के साथ पाकिस्तान अफेयर्स को रिलेट नहीं करते। तो मुझे बताओ अकल के अंधों बेवकूफों, प्री पार्टीशन का आपके करंट अफेयर्स के साथ क्या काम? हाँ, अगर पोस्ट पार्टीशन की आप बात करते हो, पोस्ट पार्टीशन की, तो ठीक है, फिर बनता है आपका रेलेवेंस करंट अफेयर्स के साथ। फिर टीचर का हक बनता है कि वो आपको उसके करंट अफेयर्स के साथ इनकी रिलेवेंसी बयान करें। अब शाह वलीउल्लाह के मैं आज के पाकिस्तान के साथ क्या रिलेवेंस बता दूं, या इवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट के मैं आज के पाकिस्तान के साथ क्या रिलेवेंस बयान करूं? वो प्री पार्टीशन है, वो हिस्ट्री है जो आपने पढ़नी है। उसका सिर्फ एक रिलेवेंस है कि पाकिस्तान को आजाद करना, बस। कोई दूसरा रिलेवेंस उसमें है नहीं। और ये जो कीड़ा होता है ना, ये करंट अफेयर्स से रिलेवेंस बनाने का, ये आईआर वालों का होता है। सॉरी फॉर माई वर्डिंग, बट आप लोगों को चीजों का क्या पता? मुझे समझ आप लोगों की नहीं आ रही। हाँ, अगर आपको इशू होता मुझसे पूछे कि सर आप इस तरह कर रहे हैं, इस तरह, मैं बताऊंगा कि भाई आपका तुक ही नहीं बनता करंट अफेयर्स का। प्री पार्टीशन किस तरह? हाँ, पोस्ट पार्टीशन का बनता है। पोस्ट पार्टीशन में फिर आप रिलेवेंसी कर लो। इवन अगर मैं आपको पोस्ट पार्टीशन पढ़ाता, मैं तो मैं आपको कभी भी उनका करंट रिलेवेंस नहीं बताता। उसके पीछे रीजन है, रीजन बताता हूं। ठीक है, बताता हूं। इवन मैं ना आपको पोस्ट पार्टीशन भी रिलेवेंट मैं रिलेट ना करता, मैं बताता हूं आप कैसे। भाई ये है हिस्ट्री का पेपर, ये करंट अफेयर्स का पेपर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे पाकिस्तान अफेयर्स में करंट अफेयर्स लिखकर आते हैं ना, मुझे पता है कि वो किस तरह फिर उनकी हालत क्या होती है। मैं आप एग्जाम्पल से आपको वाजे करूंगा कि ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ आप लोगों के लिए। मुझे 5-6 मिनट आप दोगे क्या कि मैं आपका इशू एड्रेस कर लूँ? क्योंकि आप लोगों का पता नहीं है, मैं समझाता हूँ कैसे। इवन अगर आप पोस्ट पार्टीशन पढ़ते हो ना, पोस्ट पार्टीशन, और पोस्ट पार्टीशन में आपका क्वेश्चन आता है, आजकल हुआ क्या है कि एग्जामिनर आपको पोस्ट पार्टीशन पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब 1947 ऑनवर्ड आप पढ़ते हो। अब गौर से सुनो, अगर पाकिस्तान अफेयर्स में एक क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे, गौर से सुनिएगा, बड़ा जरूरी पॉइंट है, रीजन क्या है? ये क्वेश्चन आता है आपका किधर? पाकिस्तान अफेयर्स में।
और सेम क्वेश्चन आपका आता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे रीजन क्या है पाकिस्तान में। अब देखो क्वेश्चन तो एक है, एक ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में भी पूछा गया है और पाकिस्तान अफेयर्स में भी पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस देख के बच्चों को लगता है कि पाकिस्तान अफेयर्स वाले करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाते। आप अभी मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि ये दोनों डिफरेंट आंसर आप लिखेंगे। जब पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर लिखेंगे आप डिफरेंट आंसर लिखेंगे, जब करंट अफेयर्स का पेपर लिखेंगे आप डिफरेंट आंसर लिखोगे। कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, मैं समझाता हूं अभी आप कैसे। मेरा पहला आर्गुमेंट होगा, मैं बोलूंगा कि सर लैक ऑफ एफडीआई जो है ना एक बड़ा रीजन है पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे। यही आर्गुमेंट मैं इधर भी लिखूंगा कि सर लैक ऑफ एफडीआई एक बड़ा रीजन है पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे। ठीक है? आप लोग बोलेंगे सर आपने तो एक ही आर्गुमेंट लिखा। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने आर्गुमेंट एक लिखा है, बट अब जिस रेफरेंस से मैं उसको सपोर्ट करूंगा वो डिफरेंट होगा। एफडीआई को समझो, एफडीआई क्या होता है? एफडीआई को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये पाकिस्तान है, अगर अफगानिस्तान से एक बंदा उठ के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, कंपनी खोलता है, उसको बोलते हैं एफडीआई। सऊदी आके पाकिस्तान में कंपनी खोलता है, उसको बोलता है एफडीआई। जैसे पाकिस्तान में आपका केएफसी खोला है, केएफसी आपका आया हुआ है, या बाकी इंडस्ट्रीज आ चुके हैं, ये आपके एफडीआई। या पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो रशिया ने इन्वेस्टमेंट की है, इसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो आपके मुल्क में कोई दूसरा बंदा आके इन्वेस्टमेंट करे उसको बोलते हैं एफडीआई। तो मैंने कहा कि यार एफडीआई जो है ना ये एक बड़ा रीजन है आपके इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे। मैंने दोनों आर्गुमेंट, पाकिस्तान अफेयर्स में भी सेम आर्गुमेंट लिखा है, करंट अफेयर्स में मैंने सेम आर्गुमेंट लिखा है, लेकिन द वे आई विल सबस्टैंशिएट माय आंसर वो डिफरेंट होगा। कैसे? अब गौर से सुने। मैं लिखूंगा कि पाकिस्तान में एफडीआई कम है। क्यों कम है? मैं लिखूंगा कि 1970s में हुआ यही था कि भुट्टो साहब ने एक पॉलिसी लेकर आए थे, उसको बोलता सोशलिज्म। उस सोशलिज्म के अंडर भुट्टो साहब ने क्या किया भाई? भुट्टो साहब ने नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, नेशनलाइजेशन का। नेशनलाइजेशन क्या है कि भाई पाकिस्तान में जितने भी इंडस्ट्रीज है, चाहे पाकिस्तान के अपने लोगों की इंडस्ट्रीज है या बाहर के लोगों ने आके पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज खोले हैं, आज के बाद ये इंडस्ट्रीज उन लोगों के नहीं होंगे बल्कि ये इंडस्ट्रीज हुकूमत के हो जाएंगे। मसलन मिसाल के तौर हबीब बैंक है जो एक प्राइवेट बैंक है। भुट्टो ने बोला कि हबीब बैंक अब हबीब का नहीं होगा, हबीब बैंक अब पाकिस्तान का होगा, ये जस्ट एक वहां पे एक नौकर होगा। उसने ये अपने ये पॉलिसी दे दी। किसने दे दी? भुट्टो साहब ने दे दी। अब इस पॉलिसी के अंडर हुआ क्या कि जब लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में भाई मैं एक बैंक बना रहा हूं, मैं 50 साल मेहनत करता हूं एक बैंक को, भाई मैं एक कामयाबियों के उस पे लेके जाता हूं और भाई हुकूमत आके मुझसे बैंक लेके जाता है, तो मेरा दिमाग खराब है कि पाकिस्तान में मैं इन्वेस्टमेंट करूं। वो अपना इन्वेस्टमेंट बाहर लेकर जाता है किसी और कंट्री में। और बाहर के ममालिक जब देखते हैं, जो बांग्लादेश का बंदा है या जो यूएस का बंदा है या जो भाई आपके सऊदी का बंदा है, फिर उसका दिमाग खराब है कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाए। क्यों? वो ये सोचेगा ना कि मैं इतना मेहनत करूंगा और एंड में एक भुट्टो जैसा बंदा आके एक पॉलिसी बनाएगा और उस पॉलिसी के तहत मुझसे मेरा इंडस्ट्री लिया जाएगा। अब जैसे कि नो अकेडमी है, सर आतिफ ने बड़ी मेहनत की है नो अकेडमी को बनाते हुए, ठीक है, अब हुकूमत ऐलान करे भाई कि नो अकेडमी आपकी नहीं हमारी होगी। या सऊदी से एक बंदा आता है और यहाँ पे वो इंडस्ट्री खोलता है, बड़ा मेहनत करता है, बड़ा कामयाब करता है, और पाकिस्तान आके उसको बोलता है कि भाई ये आपके आपका नहीं, ये मेरा है। तो मुझे बताओ
जो इन्वेस्टर्स होंगे उनका जो करेज होगा, करेज, वो शटर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए पाकिस्तान का एफडीआई कम हुआ 1970 ऑनवर्ड्स, और आज पाकिस्तान के $2 बिलियन की भी एफडीआई नहीं है। ये मेरा आंसर हुआ पाकिस्तान अफेयर्स में। ये मेरा आंसर हुआ पाकिस्तान अफेयर्स में। अब सेम सेम मैं क्या कर रहा हूं, मैं करंट अफेयर्स का पेपर में सेम आर्गुमेंट लिख रहा हूं। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो एफडीआई या इकोनॉमिक फ्रेंडली नहीं है। प्लस पाकिस्तान में टेररिज्म है, ठीक है। प्लस पाकिस्तान में हाई टैक्सेस है, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो है वो डरते हैं यहां पे आने से कि वो इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान की जो टोटल एफडीआई है आज वो $2 बिलियन है। क्योंकि मसले इतने हैं कि फ्यूचर में भी एफडीआई का आना नामुमकिन है। तो मैंने क्या किया पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में कि मैंने हिस्ट्री से प्रूव किया, और करंट अफेयर्स के पेपर में मैंने वो बात अपने करंट सिचुएशंस को फ्यूचर के साथ मिलाया कि फ्यूचर में ये मसला है। और फिर मैंने कंपेयर किया कि आज इंडिया में जो एफडीआई है वो 2026 में 25 में वो थी $75 बिलियन, जो पाकिस्तान से पता नहीं कितने परसेंट आगे, कितने 100% जो है ना वो आगे। तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट योर पेपर फ्रॉम पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। इसलिए तो आपके पाकिस्तान अफेयर्स में 20-20 मार्क्स आते क्यों आते? क्योंकि आप पाकिस्तान अफेयर्स में करंट अफेयर्स लिख के आते हो, कहते ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं आता मेरे भाई, पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन आया था। आपका एग्जामिनर क्यों मार्क्स देगा? मैं इस दफा की जो कि पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपर है इस दफा, डीएमसी उठा ले, वो मेरा शागिर्द है, ठीक है। वो सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपर नहीं है, वो पाकिस्तान में उसकी पोजीशन आई है, पूरे पाकिस्तान में उसकी पोजीशन आई है। एंड ही स्कोर्ड 70 और 71 इन पाकिस्तान अफेयर्स। और उसने एक एक टॉपिक मुझसे पढ़ा है, एक एक टॉपिक। उसने पाकिस्तान अफेयर्स के लिए किसी भी टीचर को कंसल्ट नहीं किया सिवाय मुझे। अब समझ आई कि पाकिस्तान अफेयर्स कैसे पढ़ाया जाता। आप मुझे ना सिखाए कि पाकिस्तान अफेयर्स कैसे पढ़ाया जाता। दूसरी बात, आप लोगों को मसला हो तो मुझसे पूछे कि सर हमारा मसला है, हमें हल करके बता दे। मैंने आपका मसला हल नहीं किया तो मेरा फिर बता देना। ये क्या, ये आजकल जो मर्द है ना ये औरतें बन गए हैं और औरतें मर्द बन गए। तो जो कीड़ा है ना तुम लोगों के अयार वाला ना, हर चीज को इधर मिलाने का ना, ये निकाल दो खुद से, तब सीएसएस होगा। एग्जैक्टली सेम टॉपिक्स विद डिफरेंट अप्रोच। कौन था, कोई कौन गया था वहां पे, किसने बात की थी? मुझसे क्यों नहीं की बात आपने? ये आप लोग ना प्री पार्टीशन किसी और टीचर से पढ़ लेना, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पढ़ाते हैं बाकी टीचर्स, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर आके मेरे क्लास में बैठ जाना। पढ़ा है ना सर, तो फिर मैडम बता दे फिर इनको। आपने मुझसे भी प्री पार्टीशन पढ़ा, बाकियों से भी पढ़ा, बता दे फिर बच्चों को। ये इनको जब निवाला मिलता है ना तैयार बना बनाया, ये इनको समझ नहीं आती इन चीजों की। तो जरा मुझसे पूछे, मुझे अप्रोच करें, मुझे बताए कि सर हमें समझ नहीं आई है। मैंने कभी आज तक तुम लोगों को क्वेश्चन पे टोका है? आज तक मैंने आपको क्वेश्चन पे टोका है कि भाई आपने गलत क्वेश्चन पूछा? फिर तो मुझसे क्यों नहीं पूछते हो?
मैं आपको ऐसी चीजें भी बताता इस पाकिस्तान अफेयर्स में कि आप लोगों की आंखें खुल जाती, लेकिन मेरा पोर्शन नहीं है, मेरा पोर्शन प्री पार्टीशन है। और अब तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अब तो मेरा काम ही नहीं है। मैं पहले ये सोच रहा था कि मैं इन बच्चों को बताता हूँ कि पोस्ट पार्टीशन को भी कैसे करना है आप लोगों ने। अब मेरा कोई काम नहीं है, मेरा सिर्फ प्री पार्टीशन के साथ काम है। मैं वही पढ़ाऊंगा, मैं वही समझाऊंगा। बाकी मेरा पोस्ट पार्टीशन में मेरा कोई काम ही नहीं है। आप लोग इंसान नहीं हो। उस साल पाकिस्तान अफेयर्स में मैं ये बताता हूँ, अ, जिस साल हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान अफेयर्स में 27 नहीं 30 था। पाकिस्तान अफेयर्स का 30 हाईएस्ट था। जो टॉपर का 30 था, सीएसएस के टॉपर का। बाकी 7, 12, 15, 20, 19, 18 यही मार्क्स, सबके यही मार्क्स थे। जो 230 लोग फाइनल एलोकेशन जिनकी हुई थी ना, फाइनल एलोकेशन, उसमें जो हाईएस्ट था ना 30 था, किसी का 12 था, किसी का 7 था। इतना स्कोर था पाकिस्तान अफेयर्स में। मैंने उस साल 50 स्कोर किए, उस साल। क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान अफेयर्स को के रगों से किस तरह पकड़ना है। क्योंकि आप पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स जैसे सॉल्व करते हो, ये करंट अफेयर्स का पेपर नहीं है, ये पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, खुदा के लिए। और मुझे बता दो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सीधी बात। अगर पाकिस्तान अफेयर्स को एज अ करंट अफेयर्स एफपीएससी ने आपको बोला है कि पाकिस्तान अफेयर्स को एज अ करंट अफेयर्स सॉल्व करो, तो उनका दिमाग खराब है कि फिर 100 नंबर का आपको अलग से करंट अफेयर्स दे दे। फिर वो करंट अफेयर्स के पेपर को खत्म कर लेते ना, आपको पाकिस्तान अफेयर्स में भाई चीजें पूछते। अलग अलग पेपर्स हैं, अलग अलग अप्रोचेस हैं। अपने जहन में ये चीजें बिठा दो। एफपीएससी पागल, उसको पागल कुत्ते ने नहीं काटा। वो गधे नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। अलग अलग पेपर रखे। ये मुझे गुस्सा इस चीज पे आता है, भाई आप मुझसे पूछे ना, मैं इधर हूँ। मैंने आपका क्वेश्चन कभी ड्रॉप किया है? मैं तो एक्स्ट्रा टाइम लगा था, मुझे बताओ। मैं 6 बजे क्लास में आता हूँ, 6 बजे आपकी क्लास होती है, मैं आपके 9:30 पे जाता हूँ। 30 मिनट्स एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ। काफी दफा मैंने ऐसा किया है। हमेशा मैं 30 मिनट्स टाइम पे आया हूँ और 30 मिनट्स में एक्स्ट्रा क्लास दिया आप लोग। मेरा क्या, मुझे तो 3 घंटों के पैसे मिलते हैं। करंट करंट रिलेवेंस, आसमान रिलेवेंस, बेवकूफ लोग। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। अब ये अपने मूवमेंट को, खिलाफत मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने ये स्टेप्स उठा लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये स्टेप्स उन्होंने उठा लिए। ठीक है। अब भाई, एंड ऑफ मूवमेंट या फेलियर ऑफ मूवमेंट, या एंड ऑफ मूवमेंट लिख लिया बस। बस मूवमेंट एंड क्यों हुआ, मूवमेंट एंड क्यों, या मूवमेंट जो आपका था भाई वो फेल क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ, या पहला आर्गुमेंट। मोपला अपराइजिंग, मोपला अपराइजिंग हुआ ये कि अगस्त 1921 को मुस्लिम्स ने क्या किया कि जो अपने उनके
जो लैंड लॉर्ड्स थे, हिंदूज लैंड लॉर्ड्स थे, हिंदू लैंड लॉर्ड्स, मुसलमान अपने हिंदू लैंड लॉर्ड्स के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, कुछ मुसलमान, और उनको उन्होंने मार दिया, खेल कर दिया। कुछ मुसलमान मोपला के मुकाम पर, मोपला एक इलाके का नाम है, वहां पे मुसलमानों ने कुछ हिंदू लैंड लॉर्ड्स को कत्ल किया। मुसलमान ही कहते थे कि ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमें हमारा हक नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों के साथ हिंदू शामिल थे, उनमें वो अपनी जात को, अपनी कास्ट को लेकर वो मुसलमानों से खफा हो गए, और कुछ हिंदूज ने जो मुसलमानों के साथ खिलाफत मूवमेंट में थे, उन्होंने स्टेप बैक किया कि आज के बाद हम आपके साथ नहीं आगे जाएंगे, क्योंकि आप तो हमारे हिंदू को मार रहे हैं। तो पहला दचका यहां पे लगा खिलाफत मूवमेंट को कि कुछ हिंदूज जो खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों के साथ थे वो पीछे हट गए। दूसरा रीजन, द छोरा छुरी इंसिडेंट। द छोरा छुरी इंसिडेंट। द छोरा छुरी इंसिडेंट ये भाई इस तरह हुआ कि चोरा चोरी के मुकाम पर कुछ मुसलमान जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट के आड़ में। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे थे? ब्रिटिश के खिलाफ कर रहे थे। उनका ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी था। जब प्रोटेस्ट था तो उस प्रोटेस्ट में पुलिस ने आके भाई फायरिंग खोल दी। जब फायरिंग खोल दी उसके नतीजे में कुछ जो खिलाफत मूवमेंट के प्रोटेस्टर्स थे वो इंजर्ड हो गए। तो उन इंजर्ड के लोगों ने रिटालिएट किया, रिस्पॉन्स दिया। क्या रिटालिएशन किया? रिटालिएशन ये किया कि भाई आप वहां पे दो 22 पुलिस जो वहां पे मौजूद थे उनको जिंदा जला दिया, बर्न्ड टू डेथ। अब जब ये वाकया हुआ, इस वाकये को जब गांधी साहब ने देखा, क्योंकि गांधी साहब जो थे वो भी खिलाफत मूवमेंट के हक में थे और खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा थे, तो ये बड़े उन्होंने पहले ही बात ये वाजिह की थी कि हमारा जो ये मूवमेंट होगा ये नॉन वायलेंस होगा। और जब वायलेंस शुरू हो गया तो गांधी साहब ने क्या किया? उन्होंने भी क्विट कर दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया। किसको? इस मूवमेंट को। तो मूवमेंट को दूसरा टचका लगा। तीसरा, तीसरा पॉइंट, जो मूवमेंट था भाई सेंटिमेंट ड्रिवन था, सेंटिमेंट ड्रिवन था, इमोशनली, एक इमोशनल ड्रिवन ही एक था। इमोशनल कैसा? मुझे बताओ यार, ऑटोमन एम्पायर किधर है? तुर्की। और तुम लोग किधर? सब कॉन्टिनेंट के। जब ऑटोमन एम्पायर खुद को नहीं बचा सका तो तुम लोग क्या चीजें उनको बचाने वाले? फिर मजे की बात ही है, अच्छा ये बात उसने आयज कुरैशी ने अपनी किताब में लिखी है। आयज कुरैशी ने कौन सी किताब लिखी है? मैंने आपको 10 दफा बोला हुआ है, वो लिख ले, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार ये इतने कोई स्टूपिड लोग थे, स्टूपिड नहीं लिखना पेपर में, इमोशनल लोग थे, ठीक है, कि उन्होंने अपने इस सब कॉन्टिनेंट में ये लोग रहते हैं और खुद गुलाम है ब्रिटिश के। मजे की बात, और जाके ऑटोमन एम्पायर को बचाने निकले। क्यों? क्योंकि हम मुस्लिम हैं। ओ भाई, वो खुद को नहीं बचा सका, तुम लोग क्या चीज? उन्होंने कहा कि इमोशनली सेंटिमेंटली ड्रिवन
एक तहरीक था, इनका रेशनल के साथ कुछ काम नहीं था, विद जीरो रेशनल, कोई रेशनल तुक भी नहीं बनता ना। इसकी मिसाल ऐसे है, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि हमारे मौलवी हजरात मिंबर पे बैठ के बद्दुआएं दे रहे होते हैं, किसको? फलस्तीन में, गाजा में जुल्म के खिलाफ, इसराइल को, अमेरिका को। भाई मिंबर पे बैठ के बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन ये इतने अंधे मुनाफिक मौलवी है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है नहीं बोलते। आपका दूसरा एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान से ही देता हूँ, और पेपर में नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। आपकी जो टीएलपी है, ये जो निकलती है सड़कों पे, फलस्तीन के लिए निकलती है, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, सेंटिमेंट से मुसलमानों के, लेकिन क्या टीएलपी ने पूछा है जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको भी रोक दो ना। न जाने कितने पश्तूनों के कत्ल होते हैं दिन में, कितने बलूचियों के होते हैं, कभी पूछा इन लोगों ने? नहीं पूछा। तो ये इमोशनली भाई यहाँ पे भी वही सीन था, अपना मत पूछो बाहर का जाके भाई। एनी हाउ, टॉपिक से हट जाऊंगा मैं। मेरा चौथा आर्गुमेंट, जो नॉन मुस्लिम्स लीडर थे ना, नॉन मुस्लिम लीडर्स, वेल नॉन मुस्लिम लीडर्स, वो उनका हिस्सा ही नहीं थे, वो उनका हिस्सा ही नहीं था। मसलन कौन कौन? क़ायद आज़म नहीं था इनका हिस्सा। बहुत ज्यादा इस चीज पे खफा था मुस्लिम्स के कि आप ये क्यों कर रहे हैं। उसके बाद सर वजीर हसन, एक बड़ा नाम है पॉलिटिक्स का, वो नहीं था इसमें, इसलिए भी फेल हो गया। उसके बाद पांचवा आर्गुमेंट मेरा है कि क्यों फेल हुआ, द एबोलिशन ऑफ द एबोलिशन ऑफ द कैलिफेट। जिस खिलाफत को वो बचा रहे थे सब कॉन्टिनेंट के लोग, उस खिलाफत को जो तुर्की की नेशनल ग्रैंड असम्बली थी, ग्रैंड नेशनल असम्बली ऑफ तुर्की, उन्होंने खुद उसको एबोलिश किया कि हम खुद अपने खिलाफत को एबोलिश कर रहे हैं। ये कमाल अतातुर्क साहब ने उसको खत्म किया। तुमने कहा यार आप खुद खत्म कर रहे हो तो हमारा क्या काम, हम स्टेप बैक करके, ठीक है। तो तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली ने खुद अपनी खिलाफत खत्म की। विदाचा दाचा इदा पखपला नुई गिलम कवदा बला। ओके फाइन, कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस पढ़ते हैं, कुछ नेगेटिव थे कुछ सर पॉजिटिव थे। सर ये दोबारा समझा दें एक दफा, क्या? पांचवा। सर ये पांचवे वाला दोबारा। पांचवा यही था मैडम कि हम जिस खिलाफत को बचाने चले थे, उस खिलाफत का जो कैपिटल था वो था तुर्की। तो तुर्की वालों ने खुद डिसाइड किया कि हम खिलाफत को खत्म कर रहे हैं। जब उन्होंने खुद डिसाइड किया हम खत्म करें तो हमारा क्या काम। ओके, कंसिक्वेंसेस, नेगेटिव पढ़ते हैं कि नेगेटिव क्या कंसिक्वेंसेस। फेलियर ऑफ हिजरत मूवमेंट। पहले जरा हिजरत मूवमेंट को समझने की कोशिश करते कि हिजरत मूवमेंट क्या है। हिजरत मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं
कि जब खिलाफत मूवमेंट फेल हुआ ना, तो मुसलमान बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए। उन्होंने कहा कि अब हम सब कॉन्टिनेंट को छोड़ेंगे। अब हम सब कॉन्टिनेंट को क्या करेंगे? छोड़ेंगे एज अ प्रोटेस्ट। बस हम अब यहां पे नहीं रहेंगे। तो अफगानिस्तान ने क्या किया? अफगानिस्तान ने अपने दरवाजे खोल दिए उन मुस्लिम्स के लिए जो चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट छोड़ के अफगानिस्तान आ जाओ। ओपन कर दिए दरवाजे। तो लोग सब कॉन्टिनेंट से वहां पे जाने लगे, मूव करने लगे, माइग्रेट करने लगे। जब माइग्रेट करने लगे, और मजे की चीज ये थी कि जब उन्होंने दरवाजे ओपन किए तो लोग माइग्रेट करने, लोग बहुत सारे लोग वहां पे चले भी गए। उन लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तान में उनकी जमीनें थी, उनको चीप प्राइसेस पे बेच दिए। देखा, अब वैसे भी हम जा रहे, तो उनको बड़े सस्ते दामों में बेच दिए। अफगानिस्तान ने जब देखा कि बड़े मैसिव लेवल पे लोग आ रहे हैं, तो अफगानिस्तान ने अपने डोर्स क्लोज कर दिए कि बस अब हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम आपको एडजस्ट करें। कुछ तो चले गए थे, कुछ के दरवाजे बंद कर दिए। जब कुछ के दरवाजे बंद कर दिए, न दूबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। वापस भी नहीं आ सकते। उन्होंने अपने चीप प्राइसेस पे अपनी जमीनें बेची थी, और अफगानिस्तान वाले भी नहीं छोड़ रहे थे। तो भाई ना इधर का ना उधर का, और बीच में रह गए। ठीक है। तो क्या है कि ए इश्क तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। ठीक है। तो वही चीज थी। एनी हाउ, दूसरा दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? अजहर माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछे, शाबाश। और दूसरा, मैंने आपको समझाया, मुझे सर ना बोला करे, सीधा क्वेश्चन पूछे। कौन से मिशन किधर गए? चलो ठीक है, मैं आपका कॉमन सेंस देखता हूँ, किधर गए हो, किधर गए होंगे? अफगानिस्तान ने दरवाजे बंद कर दिए, इन्होंने यहाँ पे अपनी जमीनें बेच दी, तो किधर गए होंगे? तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, किधर गए होंगे? वापस नहीं आएंगे तो फिर किधर गए होंगे? बाकी कोई बताएगा वो किधर गए होंगे? कोई कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, अपना अपने गुर्दे का इस्तेमाल करके कोई बताएगा यहाँ पे क्लास में? ऑब्वियसली वापस आए होंगे। तो जरा अपना कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल किया करे ना। तो अच्छा, तो जमीनें बेच दी, मुझे बताओ पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे जिनके अपने घर नहीं है? मेरा इस्लामाबाद में अपना घर नहीं है, तो मैं रेंट पे रह रहा हूं ना। पता नहीं, बस कॉमन सेंस आप लोगों के अंदर है ही नहीं, बस किधर से। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका उसका ध्यान नहीं है बस। दूसरा, ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग था, ये बहुत ही वीक पड़ गया। जो मुसलमानों की पार्टी थी, बड़ी वीक पड़ गई। हालांकि आप लोग ये पूछेंगे, सर मुस्लिम लीग ने तो हिस्सा नहीं लिया था। बिल्कुल, मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन एज ऑफिशियल उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे, बट जो मुसलमानों ने हिस्सा लिया था खिलाफत मूवमेंट में, वो तो मुस्लिम लीग के तो थे ना। जैसे कि पीटीआई का बंदा हो, पीटीआई बोले कि हम वही काम नहीं करेंगे, लेकिन पीटीआई के कुछ मेंबर्स हैं जो उनको लगता है कि हमें करना चाहिए,
तो वो करते। ऑफिशियल डिसीजन पीटीआई का नहीं है कि ये काम करे। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये ऑफिशियल डिसीजन नहीं था, उन्होंने कहा कि हम खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। बट कुछ मुसलमान जो मुस्लिम लीग के उसमें थे, उन्होंने क्या किया भाई, वो उन्होंने इसका हिस्सा बन गए। और उन लोगों के साथ हुआ क्या कि वो लोग जो थे वो जेलों में चले गए। जब जेलों में चले गए तो इससे जो स्ट्रेंथ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो मुतासिर हुआ। तीसरा, इकोनॉमिक रिसेशन आया। किधर है वासिफ क्लास में? वासिफ माइक ऑन कर दो, शाबाश। वासिफ माइक ऑन कर दो। जी सर। बताओ मुझे यहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशन को जरा लिंक करके बता दो मुझे। किस चीज से सर? सब क्वांटिक हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशन कैसे आया मुसलमानों के ऊपर, मुझे समझा दो। सर पता नहीं सर कैसे आया सर। सर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ। क्या? सर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ कि इकोनॉमिक शाबाश, रिसेशन कैसे आया। शाबाश, करे करे। सर असल में जब मुस्लिम जो थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जब ये सस्ते दामों में सेल की, तो उन्होंने असल में अपनी शॉप या अपनी जो इंडस्ट्री थी ना, कार्टेल इंडस्ट्री होती है, जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्री होती है, वो हिंदू ओनर्स को सेल कर दी थी। जिसकी वजह से जो हिंदू ओनर्स थे उनके पास वेल्थ और जो मार्केट के प्रोडक्ट दोनों ट्रांसफर हो चुके थे, और जो मुस्लिम थे वो वक्ती तौर के लिए मार्केट कैपिटल से आउट हो चुके थे। वेल डन, शाबाश, वेल डन। हुजैफा, आपने बहुत करीब गए हो। अब मुझे एक्सप्लेन करने तो आप लोगों को आपके दिमाग खुल जाए। अगर आपको याद हो तो मैं जब आपको अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ा रहा था, उधर मैंने क्या कहा, जब 1857 के बाद मुसलमानों ने मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना छोड़ दिया, अलीगढ़ ने कहा कि भाई मॉडर्न एजुकेशन हासिल करो। वो नहीं कर रहे थे, लेकिन हिंदू कर रहे थे। जब हिंदू ने मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर लिया तो हिंदू को क्या मिला? जॉब्स मिल गए ब्रिटिश के हुकूमत में। मिले कि नहीं मिले? मिले। और मुसलमानों को नहीं मिले, क्योंकि मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन को रिक्वायर नहीं कर रहे थे। तो पहली बात तो ये है, जब उनको जॉब्स नहीं मिले, फिर बाद में मुसलमानों ने जब पढ़ा, उनको कुछ ही, यूं समझ लो कि 10% जॉब्स मिल गए, एज कंपेयर टू हिंदू जिनको 90% मिले थे, वो भी अलीगढ़ की वजह से। अब जब उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया, खिलाफत मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि इसको कामयाब बनाने के लिए उन्होंने एक स्टेप उठाया था, बेवकूफाना स्टेप उठाया था। उस स्टेप का नाम था